नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ जैसे कि इस टाइम में कहानियाँ यूजीसी नेट के यूनिट 7 में जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं उनको मैं 1 बाय 1 करके पढ़ती जा रही हूँ। तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित कहानी चीफ की दावत। तो चलिए, जैसा कि मैं इनके जो लेखक होते हैं उनकी रचनाओं से प्रश्न जब बनते हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं तो उनकी रचनाओं को थोड़ा सा देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट हैं। तो उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनको देख लीजिए। जैसे इनका तमस है, ये तमस उपन्यास बहुत ज़्यादा फेमस है इनका। और हानुस है, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, नीलू नीलिमा नीलोफर कहानी संग्रह इन्होंने भी लिखा है जो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इनका जो है इनकी ये जो महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। तो आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। तो इनका जो चीफ की दावत कहानी है, ये पहला पाठ जो 1957 को प्रकाशित हुआ था, उस पहला पाठ नामक उसमें संकलित है। पहला पाठ में कुल कितनी 15 कहानियाँ लगी हुई हैं, टोटल 15 कहानियाँ लिखी हुई हैं। और जो इसमें मुख्य पात्र हैं उनके बारे में मिस्टर श्यामनाथ हैं और श्यामनाथ की पत्नी है और चीफ है जो श्यामनाथ का बॉस है, और एक है जो उनकी माँ होती हैं, श्यामनाथ की जो माँ होती हैं। तो ये 4-5 पात्र होते हैं जिनका आता है। और एक सहेली का भी, जो चीफ की दावत की जो माँ होती है उनकी एक विधवा सहेली का भी जिक्र आता है। तो चलिए आप देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी उनको मैं अंडरलाइन करते जाऊँगी और आप लोग नोट करते चलिएगा। तो देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। और किसी भी जो भी कहानी है उसके प्रश्न ऐसे रटिए नहीं। जब मूल कहानी या मूल नाटक या मूल उपन्यास जब तक पूरा पढ़ लेंगे तो आप खुद भी उस मतलब प्रश्न अपने आप उत्तर दे लेंगे। तो इसीलिए मूल सोचिए कि मूल कहानी का PDF मिल जाए तो उसको ज़रूर एक बार पढ़िए। ऐसे प्रश्न रटने से आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए मूल उपन्यास हो या नाटक हो उसकी पूरी कहानी सुनिए या पढ़िए, ऐसे आप प्रश्न भूल जाएंगे। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप प्रश्न नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए मूल कहानी नाटक को पढ़ना चाहिए। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी ड्रेसिंग गाउन में, अब यहाँ से इनकी पत्नी से अंडरलाइन कर लीजिएगा। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को गले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते, कितना 5 बजते बजते, टाइमिंग भी नोट करते चलिएगा। 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, टिपाइयाँ, नेपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ को सामने सासा एक अड़चन आ गई। अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? अब ये भी जैसे इसमें क्या होता है, माँ को भी एक फालतू सामान की तरह कि अब माँ का क्या करे, इसे कहाँ छिपाएं। इस बात की और ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, उन्हें पिछवाड़ी की उनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। क्या बोल रही हैं कि जैसे जो मेहमान आ रहे हैं वो यहाँ पे देर रात तक रुकेंगे तो उनको पास में उनकी सहेली है उनके घर भिजवा दिया जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिगड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस
बुढ़िया का आना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पसंद है कि वो बुढ़िया कौन, यही माँ की जो सहेली है, उनको बोले कि यहाँ फिर से आना जाना शुरू कर दे। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। क्या कह रहे हैं, पहले ही मैंने उसको बहुत मुश्किल से यहाँ आने से बंद कर पाया हूँ। माँ से कहे कि जल्दी से खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे। कितने बजे मेहमान आएंगे? 8 बजे। ये टाइम हो सकता है, इससे पहले ही वे अपने काम से निपट लें। क्या कह रहे हैं कि मेहमान के आने से पहले अपना सारा काम करके अपनी कोठरी में चली जाए। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, बाहर से ताला लगा दूंगा। क्या कह रहे हैं कि अगर वो अंदर भेज तो दिया, लेकिन अगर कहीं सो गई तो माँ के खर्राटे आएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि उनसे बोल देंगे अंदर से बंद कर ले, बाहर में ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। मतलब कैसे, मतलब बुजुर्ग इंसान, अब भाई जब बूढ़े इंसान हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि उनके मुंह से खर्राटे, ये तो आम बात हो जाती है कि खर्राटे आने लगते हैं। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली भाई के साथ जा रही थी, यहाँ भाई के यहाँ अच्छी भली भाई के यहाँ जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। क्या कह रही है कि वो भाई के पास जा रही थी, तुम ही जो है अच्छा बनने का दिखावा करने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। क्या हो रहा है, दोनों में आपस में बहस होने लगी। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या हल ढूंढने का था। अब उनके लिए माँ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। क्या कर रही थी? वो माला जाप कर रही थी, भगवान का ध्यान कर रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का दिल धड़क रहा था। वह माँ भी सोच रही थी कि ये पहली बार तो उनके साथ नहीं हो रहा होगा, तो वो भी डर रही थी। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबह से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना। ये कौन कह रहा है? सामनाथ कह रहा है अपनी माँ से। मेहमान लोग 7:30 बजे तक आएंगे। कितने बजे तक? 7 बजे तक। उसने बता दिया है कि आज, ये उसके बताने का मतलब ये था कि माँ आज अपना काम जल्दी से करके अपने रूम में चले जाना। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं खाना नहीं खाती। क्या कहती है? अगर नॉनवेज घर पे बनता है तो मैं नहीं खाना खाती हूँ। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अब जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी आदत होती है कि घर में साफ़ सफाई अगर नहीं होती है तो वो खाना नहीं खाते हैं, और ज़्यादा वो थोड़ा साफ़ सफाई और ज़्यादातर भगवान को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए ऊट पटांग चीज़ें जब बनती तो वो नहीं खाना खाते हैं। अच्छा बेटा, और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर में तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। अब उनको तरीका बता रहा है कि पहले बैठक में बैठना, फिर गुसल खाने के रास्ते से वहाँ चली जाना। ठीक है, बैठक में चली जाना। तो ऐसे वो लोग, मतलब रात भर, अब मेहमान आ रहे हैं और परेशान कौन हो रहे हैं? बूढ़े बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं उनके चक्कर में। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी। क्या मतलब? वो आश्चर्यचकित होकर के उनका मुंह देखने लगी कि भाई वही इंसान है जो बच्चे को जन्म देता है, तो माँ को शर्म नहीं आता है कितनी भी गंदा बच्चा हो उसको गोदी में ले, लेकिन वही जब माँ बुजुर्ग हो जाती है तो कैसे बच्चे को शर्म आ रही है। फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। अब वो कह रही, ठीक है बेटा।
और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। क्या बता रहा है? सोना नहीं तो तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ बहुत दूर तक। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हो नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक घर उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे। कितने? 8-10 मेहमान होंगे। देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्या कह रहा है? ऐसा तो है नहीं कि उधर पाबंदी लगी है या वो है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। क्षोभ और क्रोध में वह झुलझुलाने लगा। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती और उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, वह खाट नहीं है। क्या? उनको बैठने का तरीका बता रहे हैं कि कुर्सी पर ऐसे नहीं बैठते। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। क्या कि? माँ ने टांगे नीचे उतारा। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना। क्या बता रहे हैं कि नंगे पैर उनके सामने, मेहमानों के सामने इधर उधर मत जाना। ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। क्या कह रहे हैं? कपड़े कौन से पहनोगी? सामनाथ पूछ रहा है अपनी माँ से। तो कह रही जो है वही पहनूंगा ना बेटा। वही बात है भी, मैं जो होगा इंसान वही तो अब इंसान के पास पहनेगा। अब ये तो है नहीं कि बोलेगा बेटा लेकर के आओ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। अब वो कह रहा है कहीं माँ के कारण हमें क्या शर्मिंदगी ना महसूस हो, और अगर कहीं चीफ से माँ मिल गई। देखो कैसी मतलब आज के जनरेशन की कैसी सोच है। सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के अधझड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाओ बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। तो मतलब माँ बता रही कि मेरे पास कोई जेवर नहीं है। वह क्या? यह वाकिफ सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो कि नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, नीरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दोगुना लेना। क्या कह रहा है कि माँ से कि मतलब जितना आपने मेरे पढ़ाई में लगाया उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। क्या कह रही है कि वो अपनी गलती भी मान रही कि मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया। मैं नहीं ये कहना चाहती, जो होते तो लाख बार पहनती। क्या कहती? अगर मेरे पास जेवर होते तो मैं क्यों ना पहनती। 5:30 बज चुके थे। कितने बज गए थे? 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए। माँ रोज की तरह गुमसुम बन के
गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले तो और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं पढ़ी लिखी नहीं, ना पढ़ी ना मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या करूँगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अब माँ भी डर रही, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत आ गई। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेजी को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। वह तो अमेरिकी है। कौन है अमेरिकी? चीफ कहाँ का है? अमेरिका का है। ना मालूम क्या पूछे तो मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली, अब उनकी सहेली क्या थी? विधवा थी, के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी? चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। बेटे को भी डर लग रहा है कि बेटे ने जाने से मना किया। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी थी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। अब यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक कामयाब पार्टी वही होती है जिसमें क्या? ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। साहब को विस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे। ये अंडरलाइन करें, साहब को क्या पसंद आई थी? विस्की, और मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोष परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। अब ये भी पूछ सकता है कि वो किस कलर का गाउन पहने हुई थी, तो काले रंग का। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गया। कितना बज गया? 10:30। वक्त गुजरते पता नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पी कर खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही, अब यहाँ से अंडरलाइन, बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सासा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की शीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। क्या कह रहा था? झूल रहा था। और मुंह से लगातार खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। जिसकी चिंता थी वही वो कर रही थी। सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक गया था और माँ के झरे हुए बाल अधगंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी और सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ की मुंह की तरफ और देखने लगा। पहले खुद सोने के लिए मना किया और अब उनके सामने ऐसी बातें कर रहा है। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वही खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए, अब ये यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा कि माँ ने झिझकते हुए और अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाए। सामनाथ इस पर खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ बढ़ाया
हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। क्या हुई? माँ और परेशान हो उठी। माँ हाथ मिला। कौन कह रहा है? श्यामनाथ कह रहा है अपनी माँ से। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। क्या वो माला जपती रहती थी? घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के हाथ में रख दिया। क्या क्या उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने अपना बायां हाथ में माला थी और उन्होंने बायां हाथ ही साहब के हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। क्या हुआ? वो और ज़्यादा क्रोधित हो उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर अब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा था। साहब ने स्थिति संभाली। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ के अंग्रेजी में बोले कि मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। अब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगी। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊं बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी नहीं कोई नहीं टालता। साहब ने इतने रीझ से कहा है, नहीं गाओगे तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। अब वो डर भी रही हैं बहू और बेटे से। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद माँ हाँ ना सवाल ही ना उठता। माँ बैठ गई और छेड़ दुर्बल लर्जती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। अब क्या है? हरिया नी माए, हरिया नी भेड़े, हरिया ते भागी भरिया है। ये इम्पोर्टेंट गीत है। जितने भी गीत होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको अंडरलाइन कर दिया है, नोट कर लीजिएगा। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी गया है। श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। क्या पूछ रहा है कि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की स्त्रियाँ क्या बनाती हैं घर में। श्यामनाथ को सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियाँ बनाती हैं। फुलकारी क्या है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और एक पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी को देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी। जगह जगह से उसके धागे टूटे थे और कपड़ा फटने लगा था। माँ की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों साहब? क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, उन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोल उठा, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद। क्या कहा?
और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। अब वो दुखी हो गई। वह दुपट्टे से बार बार पोंछती पर बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिराए होने की प्रार्थना की। बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी आंखें आगे बढ़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर भी जा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सासा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। अब वो और डर गई कि ऐसा ना हो अब मुझे डांट पड़े। हड़बड़ाकर उठ बैठी, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से आपको कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं की? अम्मा उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। अब वो दरवाजा खोलने में उनको डर लग रहा था। दरवाजा खुलते ही सामना झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ है कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं कब से कह रही हूँ। क्या कह रही है? कि मुझे हरिद्वार भेज दो। सामनाथ का झूमना सासा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई। क्या कहा माँ? या कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। अब वो फिर से गुस्सा करने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। अब बताओ, दुनिया के डर से वो अपने पास रखा हुआ था, लोगों के डर से। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। अब माँ क्या चाहती है? कि मुझे हरिद्वार भेज दो। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? अब फिर बेटा क्या कह रहा है कि अगर तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन साहब को बना देगा? उसे अपने प्रमोशन की चिंता है। साहब ने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सको। तुम कहीं से और बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं खुश गया है। कहता है अब जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियों भरा मुँह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ का दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गया। यहाँ पे इस कहानी में भी ये बताया गया है कि कैसे एक माता फिर हमेशा अपने बेटे को आगे देखना चाहती है।
तो ये कहावत भी कही गई है कि माता को माता नहीं हो सकती है, पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकता है। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।